कोई व्यक्ति मीजल्स का शिकार हुआ है तो लगभग 7 साल बाद उसको ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। उसको देखने को मिल सकता है सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस। लगभग 7 से 10 साल बाद उसको देखने को मिलेगा सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस। तो आप बोल के चलोगे ये क्या है? एक लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। किसमें? मीजल्स में। अगर मोस्ट कॉमन की मैं बात करूं, मोस्ट कॉमन यंग चिल्ड्रन में अगर मैं बोल के चलूं, आप बोलोगे ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, आगे देखें आपकी स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्योंकि आपके मीजल्स के पेशेंट के लिए है। अगर मैं लाइफ थ्रेटिंग की बात करूं, जो लाइफ को थ्रेट करती है, लाइफ के लिए डेंजरस हो सकती है, तो आप बोलना निमोनिया। मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटिंग कॉम्प्लिकेशन इन मीजल्स, आप बोलोगे निमोनिया। अगर मोस्ट कॉमन पूछे किसमें? यंग चिल्ड्रन में, तो आपका आंसर वहां बदल जाता है ओटाइटिस मीडिया। और अगर लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछता है तो बोलोगे सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस। पहला प्रश्न लाइफ थ्रेटिंग का, तो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न मोस्ट कॉमन पूछ रहा है, चिल्ड्रन में पूछ रहा है, तो आप बोलोगे ओटाइटिस मीडिया। तीसरा प्रश्न वो पूछ रहा है कि लीस्ट कॉमन कौन सा होगा, तो आपका वहां पर आंसर बन जाता है सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस। तो ये आपके मीजल्स में जो पेशेंट है उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ निमोनिया आपको इसलिए देखने को मिला क्योंकि आपका जो मीजल्स है वो एक रेस्पिरेटरी रूट से होने वाला डिजीज। ठीक है, एक आपको पता होगा पैरामिक्सो वायरस जो कि मीजल्स कोज करता है, आरएनए पैरामिक्सो वायरस जो कि मीजल्स कोज करता है। तो ये सब आप पीछे पढ़ के आ चुके हो। तो उसको पेशेंट को निमोनिया अगर देखने को मिलता है तो क्या होगा? मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग आप बोल के इन पर आप स्टार मार्क कर ले, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये सीएचओ में लाइफ थ्रेटनिंग वाला अब तक पूछा नहीं गया है। और राजस्थान वाले उसी चीज को ज्यादा पूछते हैं, उसी बात को ज्यादा पूछते हैं जो अब तक पूछी नहीं गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका 5वें नंबर का प्रश्न क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मीजल्स। जैसे ही मीजल्स आपने देखा, आपको इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में पूछा गया है, तो आप बोलोगे सर 10 टू 14 डेज हमने तो पढ़ा है। 10 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। 12 डेज, 3 डेज, 21 डेज, 30 डेज। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप बोल के चलोगे 10 से 14 दिन में आपका क्या 12 डेज भी आता है, क्या 12 दिन भी आते हैं? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में अपना टाइम ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। ये कुछ आपका इंक्यूबेशन पीरियड आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्मॉल पॉक्स की बात करूं तो आपका जो इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है वो 12 डेज हो सकता है, या फिर अगर आप बोल के चलोगे 7 टू 17 डेज आप इसका इंक्यूबेशन। अगर मैं चिकन पॉक्स की बात करूं तो आप बोल के चलोगे 14 से 16 दिन। एवरेज बोलूं तो 15 डेज आप बोल के चलोगे। और अगर दोनों में कुछ नहीं दिया हो और दिया हो 10 टू 21 डेज, तो ये भी आपका करेक्ट। और अगर ये भी नहीं दिया हो तो 7 टू 21 डेज आपका ये भी करेक्ट है। सर चारों ऑप्शन में आ गए, तो कौन सा आंसर सही होगा? तो फिर आप बोलोगे सर 7 टू 21 डेज करेक्ट है, क्योंकि इस अंतराल में आपके सभी के सभी इंक्यूबेशन पीरियड आ चुके हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं और इंक्यूबेशन पीरियड कौन कौन से हो सकते हैं। मीजल्स का 10 टू 14 डेज, एवरेज बोले तो 12 डेज आपको बोलना है। रूबेला, रूबेला जर्मन मीजल्स, इसका इंक्यूबेशन 2 टू 3 वीक आपको बोलना है, या 18 डेज आप बोल के चल सकते हो एवरेज। मम्स की मैं बात करूं, मम्स में आपको जो बोलना है 14 टू 18 डेज इंक्यूबेशन पीरियड बोलना है, 14 से 18 दिन। और अगर हो सकता है या अगर वेरी भी कर सकता है, आगे चेंज भी हो सकता है, लगभग 2 वीक टू 4 वीक, मतलब आपका 14 डे टू 28 डेज। तो ये आपका मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड हुआ। एक इम्पोर्टेंट बात कि जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड है, इसमें से एक प्रश्न वो पूछेगा, वो आपको पूछेगा एक प्रश्न, और उस प्रश्न का आपको आंसर सही देना है। ठीक है, डिप्थीरिया 2 टू
सिक्स स्टेज। डिप्थीरिया का क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर आपको डिप्थीरिया याद आ रहा हो, डिप्थीरिया मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ाया था। स्यूडो मेम्ब्रेन इससे बनता है, आपका पेरिंग्स लैरिंग्स वहाँ पे आपको स्यूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। तो सभी आपको डिप्थीरिया में भी देखने को मिल रहा था। whooping कफ की मैं बात करूँ तो 7 to 14 डेज इसका क्या हो सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। 7 से 14 दिन हो सकता है। 7 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17, 18, 19, 20, बट नॉट मोर देन 21 डे, नॉट मोर देन 21 डे या 3 वीक। 3 वीक से ज्यादा नहीं हो सकता। किसमें, whooping कफ में। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की अगर मैं बात करूँ तो 3 to 4 डेज आपको इसका क्या बताना है, इंक्यूबेशन पीरियड बताना है। और अगर मैं इसका चेंज बात करूँ, वेरी बात करूँ, कितना कब तक वेरी हो सकता है, तो 2 to 10 डेज आपको बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न 6 आपके स्क्रीन पे है और आप इसको सॉल्व करें। बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको जैसे ही आपने देखा पॉजिटिव एजेंट ऑफ मीजल्स, मीजल्स का कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, आप देखते ही प्रश्न को उत्साहित हो गए और आपने टिक लगा दिया। जैसे आपका मिक्जो वायरस आपने जल्दीबाजी में टिक लगा दिया, टोगा वायरस हम टिक लगा दिया, वेरिसिला जोस्टर वायरस तो आप टिक लगा ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही तो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है। तो आप लगाना भूल गए 3 और आप पीछे चले गए। देखो, अगर मैं मेजल्स की बात करूं तो उसका जो पॉजिटिव एजेंट है आपको बताना 3 पैरामिक्जो वायरस, आरएनए पैरामिक्जो वायरस। अगर मैं टोगा वायरस की बात करूं, आरएन टोगा वायरस, तो आपका रूबेला, आपका रूबेला कोज करता कौन, आरएनए टोगा वायरस। अगर मैं आरएनए मिक्जो वायरस की बात करूं तो आपको पता होगा मम्स, आपका आरएनए पैरामिक्जो वायरस मेजल्स, और एक बचता है आपका वेरिसिला जोस्टर जो कि पीछे बता के आ रहा हूँ, चिकन पॉक्स। तो ये छोटा सा पॉजिटिव एजेंट का हुआ। ठीक है, तो आप इसमें गलती ना करें, वो इतना सही सरल आपको आंसर देगा और आप इसको भी गलत करके आओगे क्योंकि आपकी जल्दबाजी आपको प्रश्न गलत करवा देगी। ठीक है, तो प्रश्न करते समय जल्दबाजी ना करें। आगे चलते हैं। जल्दबाजी आपको प्रश्न गलत करवा देगी। ठीक है, तो प्रश्न करते समय जल्दबाजी ना करें। आगे चलते हैं। प्रश्न 7, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ऐसा कौन सा टीबी है जो कि मोस्ट कॉमन है, या कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है जो कि मोस्ट कॉमन है। क्या ब्रेन का टीबी मोस्ट कॉमन है, क्या इंटेस्टाइन का टीबी मोस्ट कॉमन है, क्या लिम्फ नोड का, क्या बोन का। तो इनमें से ऐसा कौन सा टीबी है या कौन सा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है जो कि मोस्ट कॉमन है। तो आपका आंसर यहाँ बन जाएगा लिम्फ नोड। कितना परसेंट, 70%। कितना परसेंट, 70%। 70% आपका मोस्ट कॉमन है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन अगर यहाँ पे मोस्ट कॉमन ना पूछा होता, यहाँ पे पूछता कि मोस्ट लिथल अगर पूछता तो फिर आप बोल के चलते ब्लड और आपका ब्रेन। ब्लड और ब्रेन का जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है वो मोस्ट लिथल है, बहुत ही घातक है। किसकी तुलना में, कंपेयर टू अदर की तुलना में। लिम्फ नोड हो सकता है, आपका बोन हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकता है। तो उनकी तुलना में अगर मोस्ट लिथल पूछता तो ब्लड और ब्रेन आपको आंसर देना है, और अगर मोस्ट कॉमन पूछता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस तो आपका आंसर हो जाएगा लिम्फ नोड। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न 8, आठवां प्रश्न क्या बोलता है आपको, आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रन। अगर मैं मम्स की बात करूं और मैं बच्चों में इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखूं तो कौन सा होगा। तो पहला इसमें दे रखा है निमोनिया हो सकता है। हाँ, कॉम्प्लिकेशन तो होता है निमोनिया क्योंकि आपका मम्स भी रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड डिजीज है। पैनक्रियाटिस क्या ये होगा, क्या एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस होगा। जैसे ही आपने प्रश्न देखा आपने इसका करेक्ट आंसर सोच लिया, असेप्टिक मेनिंजाइटिस इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इसका क्या है, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, लेकिन अगर चिल्ड्रन में पूछे
तो आपको बताना है असेप्टिक मेनिंजाइटिस। अगर यहीं पे एडल्ट शब्द बोल देता है, यहीं पे एडल्ट शब्द बोल देता, तो फीमेल में उफेराइटिस और मेल में ओरकाइटिस। फीमेल में उफेराइटिस और मेल में ओरकाइटिस। ये क्या है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसमें? एडल्ट पर्सन। लेकिन यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिया है कि अगर मैं चिल्ड्रन में पूछूं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछूं, मम्स वाले पेशेंट में पूछूं, बच्चों में पूछूं, तो असेप्टिक मेनिंजाइटिस आपको मोस्ट कॉमन लगाना है। तो आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स। मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? आप सभी ने अभी पीछे इंक्यूबेशन पीरियड में पढ़ा के आया, ये आप देख पा रहे हैं। मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड जो कि होता है 14 टू 18 डेज तक, और ये वेरी करता है कब तक? 14 टू 28 डेज, यानी मेरा मतलब है 2 टू 4 वीक। तो अगर ये बात आप पढ़ चुके हो, तो आप यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बताओगे वो कौन सा बताओगे? अगर मैं बात करूं, सबसे पहले 7 टू 21 चिकन पॉक्स के लिए आपने पढ़ा है, 7 टू 17 डेज स्मॉल पॉक्स के लिए आपने पढ़ा है, 2 टू 6 डेज आपने अगर टेटनस पढ़ रखा है तो 2 टू 6 डेज होता है उसके लिए, ठीक है। और 14 टू 18 डेज आंसर मिल चुका है। या अगर यहाँ पूछता 2 टू 4 वीक, या फिर बोलता 14 टू 28 डेज, कोई सा भी हो आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया 4। प्रश्न 10, 10वां प्रश्न। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर डिप्थीरिया कैरियर स्टेज इज। जो आपका डिप्थीरिया का पेशेंट होगा, उसका जो कैरियर स्टेज है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे यह आपको बताना है। और आप इसके कमेंट करें कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। क्या पेनिसिलिन करेक्ट होगा? क्या डीपीटी का वैक्सीनेशन करेक्ट होगा? क्या इरिथ्रोमाइसिन करेक्ट होगा? क्या एल्बेंडाजोल करेक्ट होगा? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो आप इसका कमेंट करके बताएं। कई लोगों ने इसका सही आंसर देने की कोशिश की, अच्छी बात है। और जिन्होंने अगर सही आंसर नहीं दिया है तो वो सुने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। देखो, अगर मैं बोलूं आपका पेशेंट डिप्थीरिया, इसके दो कंडीशन होती है, एक केस होता है, एक होता है आपका कैरियर। तो आपको इन दोनों का मैनेजमेंट करके चलना होता है। अगर मैं केस की बात करूं तो ये आपका माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट और सीवियर। ये 3 केस आप पढ़ के आए थे डिप्थीरिया के पेशेंट। अगर मैं माइल्ड की बात करूं तो इसमें देना होता है आपका एंटीटॉक्सिन, देना होता है एंटीटॉक्सिन। कैसे? आपको जो पेशेंट है उसे डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन देना होता है। और अगर आप डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन दे रहे हो माइल्ड फॉर्म में, तो आप बोलोगे 20,000 टू 40,000 यूनिट। और अगर मैं मॉडरेट की बात करूं तो 40,000 से 60,000, 40,000 से 60,000। और अगर मैं सीवियर कंडीशन में बात करूं तो 80,000 से 1,00,000, 80,000 से 1,00,000 यूनिट आपको बतानी है किसकी? एंटीटॉक्सिन की, या डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन की। और इसी के साथ देनी होती है पेनिसिलिन प्लस आपका इरिथ्रोमाइसिन उस पेशेंट को या उस केस को जो कि डिप्थीरिया से पीड़ित है। लेकिन अगर मुझे कैरियर स्टेज को ट्रीटमेंट करना है तो मुझे देना होगा इरिथ्रोमाइसिन। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ एक प्रश्न बनता है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस डिप्थीरिया कैरियर स्टेज के लिए क्या होगा?
तो आपका करेक्ट आंसर होगा इरिथ्रोमाइसिन। यहाँ आप पेनिसिलिन बोल के आंसर ना दे, क्योंकि पेनिसिलिन यूज तो करते हैं लेकिन कौन सी कंडीशन में, केस की कंडीशन में आप पेनिसिलिन यूज करते हैं। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, ये तो वैक्सीनेशन होता है इसका, ठीक है। एल्बेंडाजोल आपने सबने सुना होगा, जो वर्म होते हैं इंटेस्टाइन में उनके लिए दिया जाता है एल्बेंडाजोल, ठीक है। तो आपने इसका करेक्ट आंसर क्या बताया, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट इन, जो आपका नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, 1981 होगा, या फिर 82 होगा, 83 होगा, 84 होगा, कौन सा होगा। अगर आपने पढ़ रखा है नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम और नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, तो आपका लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में आया था। नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम 1983 में आया था। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को करेक्ट करके चलोगे, आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको इसमें नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम पूछता तो आपका आंसर क्या जाता, 1955, ठीक है। प्रश्न 12 क्या कहता है, विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट, ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि फीको ओरल रूट से नहीं फैलती है। एंटेरिक फीवर क्या आंसर हो सकता है, हेपेटाइटिस ए क्या इसका आंसर हो सकता है, कोलेरा क्या बोल के चलोगे, या तो ऐसी कौन सी डिजीज है जो नहीं, आपका मीजल्स, आपका ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन, आपका रूबेला होगा। जब मैं आपको रेस्पिरेटरी डिजीज पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था, आपका चिकन पॉक्स, आपका स्मॉल पॉक्स, आपका माम्स, आपका रूबेला, आपका इन्फ्लुएंजा, आपका मीजल्स, आपका ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन, अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मैं आपको बोल के आया था। तो अगर मैं बात करूं आपके इसकी, मीजल्स की, मीजल्स की, तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से या रेस्पिरेटरी रूट से होने वाली डिजीज है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ऐसी कौन सी डिजीज जो फीको ओरल रूट से नहीं फैलती। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया मीजल्स, क्या हो गया करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है आपको, विच इज नॉट द वायरल इन्फेक्शन, ऐसा कौन सा है इस डिजीज में जो कि वायरल इन्फेक्शन नहीं है। अगर मैं हेपेटाइटिस बी की बात करूं, तो अगर मैं हेपेटाइटिस की बात करूं तो सभी वायरल है। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत है, ये तो वायरल है और आपको नोट दिया हुआ है जो वायरल नहीं है। मीजल्स अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो, RNA पैरा मिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस आप पढ़ के आ रहे हो। और अगर मैं चिकन पॉक्स की बात करूं तो इसके बारे में आप पढ़ के आ रहे हो, वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर नहीं है। तो सीधा सीधा आपका बच गया ऑप्शन सी, हिप डिजीज, हेमोफिल्स, इन्फ्लुएंजा बी। बी से आप याद कर सकते हो, बी से बैक्टीरिया, यानी आपका जो हिब है, हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा बी जो है वो आपका कैसा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज। तो आप इसको करेक्ट आंसर करें, इनमें हिब क्या है आपका, बैक्टीरियल डिजीज है। हिब क्या है आपका, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। आगे चलते अपने प्रश्न नंबर 14, 14वें प्रश्न पर, द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी रूट, यहाँ पे आप पढ़े थ्रू, ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि रेस्पिरेटरी रूट से फैलता है। क्या इंपॉर्टेंट बात, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके,
एक को छोड़ करके जो डिजीज रेस्पिरेटरी है वो आपको बताना है। क्या इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी से फैलता है? हाँ, अभी मैं पीछे बोल के आया, यहाँ पे आपका इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी से फैलता है। और मम्स, ये भी मैं पीछे बोल के आया। आपका मीजल्स, बिल्कुल ये भी मैं पीछे बोल के आया। ये सभी रेस्पिरेटरी रूट से फैलने वाले डिजीज है। लेकिन अगर मैं टाइफाइड की बात करूं तो टाइफाइड आपका फीको ओरल रूट से होने वाला डिजीज है। टाइफाइड जो कि साल्मोनेला टाइफी से होता है, बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी से होने वाला डिजीज है। ठीक है, और ये एक रेस्पिरेटरी रूट से होने वाला डिजीज नहीं है। कैसे होता है? फीको ओरल रूट से होने वाला डिजीज है। ठीक है, तो आपका 14 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर। प्रश्न 15 क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज कॉज बाय वायरस? आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जो कि वायरस से होने वाला डिजीज है। ठीक है, वायरस से कौन कौन होएगा? आपका देखते ट्यूबरकुलोसिस देखते हैं। क्या ट्यूबरकुलोसिस वायरल डिजीज है? नहीं, ये वायरल डिजीज तो नहीं है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये तो आपका बैक्टीरिया था। ठीक है, जिसका आपने देखा होगा सेल वाल पॉजिटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है। सेल के जो इंटरनल कंटेंट होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, ऐसा मैंने आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। तो ट्यूबरकुलोसिस का मतलब बैक्टीरियल डिजीज है, तो ऑप्शन आपका डी तो नहीं होगा। इसी प्रकार अगर ऑप्शन सी की बात करूँ, टाइफाइड, टाइफाइड किस प्रकार का डिजीज है? जैसे मैं बात करूँ साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है। ऑप्शन सी भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, तो ये क्या हो गया आपका? बैक्टीरियल डिजीज है। तो ऑप्शन डी भी क्या, सी भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। यानी ये भी आपका वायरल डिजीज है। दोनों वायरल डिजीज नहीं। ऑप्शन बी को देखते हैं। अगर मैं एड्स को देखता हूँ, एड्स को देखता हूँ, हाँ वायरल डिजीज है। एड्स एक वायरल डिजीज है, आरएनए वायरस वायरल डिजीज है। लेकिन सिफिलिस को देखता हूँ तो ट्रिपेनोमा पैलिडियम एक बैक्टीरिया है। ट्रिपेनोमा पैलिडियम एक बैक्टीरिया है जो कि सिफिलिस को कॉज करता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी भी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि सिफिलिस क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है, ट्रिपेनोमा पैलिडियम के द्वारा। अब ऑप्शन ए की बात करते हैं। रेबीज एक वायरल डिजीज है, और मम्स आपने सुना होगा, मिक्जो वायरस जो अभी पीछे बोल के आया है। दोनों ही ऑप्शन आपके सही है, दोनों ही वायरस से होने वाली डिजीज है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन ए। तो यहाँ पे देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज कॉज बाय वायरस? कौन सा है जो दोनों पेयर ही आपका इसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। ऑप्शन ए आप क्या बोलोगे? सही बोलोगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपना प्रश्न 16। 16वें नंबर में प्रश्न अपन को क्या बोलता है? आइए, टाइफाइड फीवर इज कॉज बाय, जो टाइफाइड फीवर होता है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? तो यहीं पे अगर पीछे ही मैं बोल के आया आपको, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी किस द्वारा कॉज किया जाता है? आप ऑप्शन देख पा रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका? करेक्ट आंसर है। ठीक है, और समझ में आया होगा। प्लाज्मोडियम, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, फंजाई, ये सब आप जानते हैं इसके बारे में। और प्रश्न 17, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वाटर बोर्न डिजीज, एक को छोड़ करके ऐसी कौन कौन सी डिजीज है जो कि वाटर बोर्न डिजीज है, एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट। ठीक है, टाइफाइड क्या वाटर बोर्न डिजीज है? हाँ बिल्कुल वाटर बोर्न डिजीज है, सही है। हेपेटाइटिस ए, हाँ वाटर बोर्न डिजीज। कोलेरा बिल्कुल वाटर बोर्न डिजीज है। लेकिन अगर मैं मम्स की बात करूं तो ये आपका रेस्पिरेटरी रूट से होने वाला डिजीज है, जो कि होता है आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से होने वाला डिजीज है। इसका मतलब आपका मम्स कैसा है? वाटर बोर्न डिजीज तो नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्ट में अर्टेमिसिनिन, जो आपका अर्टेमिसिनिन बेस्ड
कॉम्बिनेशन थेरेपी कौन सी डिजीज में काम में ली जाती है? आर्टमिनिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी कौन सी डिजीज में काम में ली जाती है? जब मैं आपको मलेरिया बता रहा था तो मैंने आपको एक ट्रीटमेंट का थेरेपी बताया था, जिसका नाम था आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। क्या हो गया? कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो ये आपका काम में ली जाती है मलेरिया डिजीज। ठीक है, तो आपका सही आंसर